गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 भारत के भौतिक प्रदेश पाठ नंबर 2। ये हमारा पार्ट 8.1 8.2 के बाद में 9वां वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली। वहाँ की 5 पहाड़ियों के बारे में पढ़ लिया। मैं वापस बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट, ठीक है। यहाँ हमने पढ़ी सबसे पहले उत्तरी सह्याद्री की पहाड़ी। यहाँ हमने पढ़े 2 दर्रे। दक्षिण सह्याद्री की पहाड़ी, तीसरा हमने पढ़ा नीलगिरी की पहाड़ी, चौथी हमने पढ़ी अन्नामलाई की पहाड़ी, पांचवी हमने पढ़ी कार्डेमम हिल या इलायची की पहाड़ी। उसके बाद हमने नक्शे के द्वारा ही देखा, बाकी को बना रहे छोटा सा नक्शा, क्योंकि अपने को पूर्वी घाट में चल रहा है, लेकिन पश्चिमी घाट के बारे में कुछ 2 बातें रह गई थी, जैसे कि जैव विविधता, दूसरे रह गए थे आपके हॉटस्पॉट। वैसे ही आपकी किताब के अनुसार नहीं है, लेकिन फिर भी एक भूगोल के बच्चे को जो भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में जानना चाहता है, उसको ये छोटी मोटी जानकारियां तो होनी ही चाहिए। अपन पढ़ा लेते हैं वापिस। भारत का एक रफली मैप, यहाँ तक हो गया। ये हमने पढ़ी पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। अब नाम नहीं लिखना हूं, मैं सिर्फ आपको ये बताएगा, ठीक है। हमने पढ़ा ये पहाड़ियां है सतत रूप से, और 4 दर्रों के द्वारा बालघाट, कोटघाट, खारघाट, सिंहकोन, इन 4 दर्रों के माध्यम से इनमें क्या है आने जाने के रास्ते हैं, ठीक है। जो ये सारी चीजें आपने पढ़ ली थी। उसके बाद मैंने बताया था कि ये है आपका अरब सागर। अरब सागर से जो मानसून उठता है या मानसून की जो हवाएं चलती है, वो पश्चिमी घाट पर आकर इन पहाड़ियों से टकराती है, क्योंकि इनकी जो औसत ऊंचाई है वो है 1500 से 1600 मीटर। और जब ये टकराती हैं तो क्या करती है, अपने ऊपर अत्यधिक वर्षा करती है। कितनी करती है? 400 सेंटीमीटर। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो हिस्सा है ये हमारे कर्क रेखा के दक्षिण के अंतर्गत है। कर्क रेखा के दक्षिण का मतलब है उष्ण कटिबंध। अब कैसा है एरिया? उष्ण कटिबंध है। उष्ण कटिबंध के साथ में क्या है? अत्यधिक वर्षा भी है, ठीक है। उष्ण कटिबंध है, अत्यधिक वर्षा है। अत्यधिक वर्षा में क्या होगा? सदाबहार वन बनेंगे। सदाबहार वन आएंगे। सदाबहार वन कौन से होंगे? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। जब आपके सदाबहार वन है तो वहां पर क्या होगा? पेड़ पौधे ज्यादा होंगे। पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो जीव जंतु भी ज्यादा होंगे, और जीव जंतु पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो क्या होगी? जैव विविधता होगी। जैव विविधता में क्या है? पादप व जंतु दोनों आते हैं।
इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा एरिया है जहां पर पादप और जंतु की बहुलता पाई जाती है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यूनेस्को द्वारा इसे जैव विविधता वाला प्रदेश के रूप में संरक्षित किया गया है। फिर मैंने आपको बताया यूनेस्को के द्वारा 3 तरह की धरोहर बनाई जाती है, एक जैविक, एक आपकी मानवीय और एक होती है मिश्रित। मानवीय के अंदर वो है जो मानवीयकृत किए गए, जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई पुल है, कोई ऐसी चीजें हैं। और जैव विविधता मतलब प्राकृतिक धरोहर होती है, ये प्रकृति के द्वारा हमें दी गई है, इसमें इसके निर्माण में हमारा कोई भी योगदान नहीं है। हम इसे नष्ट कर सकते हैं लेकिन हम इसका निर्माण नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, इसका संरक्षण कर सकते हैं। और वही संरक्षण का प्रयास क्या होता है, 3 तरीके का होता है, एक व्यक्तिगत प्रयास, दूसरा सामूहिक प्रयास। जो व्यक्तिगत प्रयास है वो व्यक्ति अपने लिए करता है, सामूहिक प्रयास राज्य सरकार, केंद्र सरकार और विश्व के में भी कुछ संगठन ऐसे हैं जो ये सामूहिक प्रयास में हमें सहयोग करते हैं, जैसे कि यूनेस्को इन धरोहरों को संरक्षित करने के लिए एक फंड देता है, एक पैसा देता है, इसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार उस इलाके के विकास में लगाती है। तो ऐसे जो है, यहाँ लिख देता हूं मैं, हमारे भारत में ऐसे कुल प्राकृतिक धरोहर 8 है। कितनी है? 8। भारत में प्राकृतिक धरोहर जो यूनेस्को द्वारा संरक्षित घोषित है, उनकी संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, उसमें से एक कौन सा है आपके? पश्चिमी घाट। ठीक है, तो उसमें से एक कौन सा है? पश्चिमी घाट। ठीक है, इसकी विशेषता जो थोड़ी बहुत है वो हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरा है हॉट स्पॉट। दूसरी चीज को बोलते हैं हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट क्या होता है? यह भी जैव विविधता वाला प्रदेश होता है, जिसकी ज्यादातर प्रजातियां विलुप्ति या समाप्त या विलुप्त या समाप्त होने के कगार पर है। इसे आप लिख लीजिए, मैं समझाता हूं ये क्या चीज है। ठीक है, मैंने बताया जैव विविधता के संदर्भ में पश्चिमी घाट को भारत में यूनेस्को द्वारा एक संरक्षित स्थान घोषित किया या सुरक्षित स्थान घोषित किया गया है। ठीक है, और भारत में ऐसे जो स्थान है उनकी संख्या कितनी है बेटा? 8 है, जिसमें एक कौन सा है आपका? पश्चिमी घाट है। फिर उसके बाद है हॉट स्पॉट। तो ऐसा जीव विविधता वाला प्रदेश जहां पर जीव जंतुओं की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन ज्यादातर प्रजातियां क्या है? विलुप्ति के कगार पर हैं। ऐसी जो स्थान को हॉट स्पॉट बोलते हैं,
पूरे संसार में ऐसे हॉटस्पॉटों की संख्या कितनी है? 36। पूरे विश्व में कितनी है? 36। और भारत में कितनी है तो मैं ये हटा देता हूं, लिख देता हूं। तो बेटा यहाँ है भारत से संबंधित हॉटस्पॉट 4 है। 4 ऐसे हॉटस्पॉट है जिनका संबंध किससे है? भारत से है। लेकिन पूर्णतः भारत में स्थित हॉटस्पॉट 2 है। ठीक है, तो आप ये समझ लिए होंगे कि भारत से संबंधित तो भारत बर्मा के बीच में और भी कहीं जो है हॉटस्पॉट है, लेकिन जो भारत में पूर्ण रूप में स्थित है वो कितने हैं? 2 हैं। कौन से है? पहला है आपकी पूर्वी हिमालय, ये क्या है? पूर्वी हिमालय के रूप में है। और दूसरा है आपके पश्चिमी घाट के रूप में। आपके समझ में आई गया होगा कि टोटल कितने हैं पूरे संसार में हॉटस्पॉट? 36 है। हॉटस्पॉट होता क्या है? हॉटस्पॉट वैसा प्रदेश है जहां पर जैव विविधता बहुत मात्रा में पाई जाती है, लेकिन पाई तो जाती है लेकिन कहाँ है? विलुप्त के कगार पर, या विलुप्त होने के कगार पर, या समाप्त होने के कगार पर है। और इसकी भी एक निश्चित रेशो है कि जैव विविधता वाला वो प्रदेश जिसमें बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, जिसमें से 70% प्रजातियां विलुप्त हो गई हो या 70% प्रजातियां नष्ट हो गई हो, केवल कितनी बची हैं? 30%। वो कहाँ आता है? हॉटस्पॉट में। इसको चाहे आप लिख लो, मेंशन कर लो, कितना रेशो है? 70 और 30 का। ये कौन से हैं? जो विलुप्त हो गए, और ये कौन से हैं? जो अभी जीवित हैं। सरकारों द्वारा ये प्रयास रहता है कि ये जो 30% जीवित प्रजातियां हैं, इनको वापस से कैसे भी बढ़ाकर 100% तक करना। ये बहुत एक असंभव कार्य है, लेकिन पूरे संसार में ये कार्य बड़े जोरों पर चल रहा है। पहले 25 हॉटस्पॉट थे, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़कर पूरे संसार में कितनी हो गई? 36 हो गई, जिसमें से भी 4 भारत और भारत से संबंधित देशों में हैं या भारतीय महाद्वीप में है, जिसमें से भी 2 पूर्ण रूप में भारत में है। पहला है पूर्वी हिमालय और दूसरा है पश्चिमी घाट। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब ये तो हो गया आपका पश्चिमी घाट से संबंधित सारी चीजें। इसमें 2 चीज और अपन लिख सकते हैं, वो मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं हॉटस्पॉट हटा के, फिर आप इसे उतार लेना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तीसरे पॉइंट के रूप में आप इसमें लिख सकते हैं, भारत का सबसे छोटा और स्पोर्ट कौन सा है? पश्चिमी घाट। दूसरी इसकी विशेषता क्या है बेटा? इसकी जो विशेषता है, ये कैसा है? सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है? जनसंख्या बहुत मात्रा में है। ठीक है, इसे आप बता लो, फिर हम आगे यहाँ से इसको हटा के फिर पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे। ये नक्शा रफ है, थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे अपन। ठीक है, आप जब तक इसको उतार लो, फिर इसको हटाएंगे।
ठीक है, इसे बता देता हूँ मैं। पूर्वी घाट की पहाड़ियां, कौन कौन सी है? पहली है शेवराय, दूसरी है जवादी, तीसरी है नल्ला मल्ला, चौथी है पालकोंडा, पांचवी है महेंद्रगिरी। ठीक है, तो यहाँ जो आपको देखने की चीज है वो ये अपना भारत का नक्शा, ये प्रायद्वीपीय भारत है, यह है बंगाल की खाड़ी, यह है आपके अरब सागर। इस प्रायद्वीप का जो पश्चिमी हिस्सा है इसे हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। और यहाँ पर जो स्थित पहाड़ियां की वो कहलाती है पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। ये जो पूर्व वाला हिस्सा है यहाँ पर भी आपके पहाड़ियां हैं, यहाँ पर भी आपके 5 पहाड़ियां हैं। और ये किस साइड है? पूरब की तरफ होने के कारण इसे क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट की पहाड़ियां। ठीक है, तो आपको ये मालूम चल गया हो प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी हिस्सा पश्चिमी घाट और पूर्वी हिस्सा कौन सा है? पूर्वी घाट। यहाँ पर बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि ये जो है पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है महेंद्रगिरी, 1500 मीटर। और जो ये अपन ने पश्चिमी घाट में यहाँ पर जो इलायची की पहाड़ियां थी, यहाँ पर भी हमने एक चोटी बनाई थी, वो चोटी का नाम है महेंद्रगढ़। लेकिन जो हम नक्शा कभी कभी नेट से निकालते हैं या प्राकृतिक नक्शा लेते हैं तो महेंद्रगढ़ को कभी कभी महेंद्रगिरी लिखा हुआ है, तो आपको उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे कहते साहब ये तो कहाँ पे है? पश्चिम में है, जबकि आप कह रहे हैं कि सबसे ऊंची पूरब की ये पहाड़ी है। तो ऐसी दृष्टि में आपको दोनों चीजें याद रखनी है, ये केरल में स्थित महेंद्रगढ़ है और ये उड़ीसा में स्थित महेंद्रगिरी की पहाड़ियों पर स्थित महेंद्रगिरी की पर्वत चोटी है। इसमें हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ इतना ही जानना है कि यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियां कहाँ कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो हम सबसे पहले नाम डाल देते हैं। ये है आपके शेवराय की पहाड़ी, ये है आपके जवादी, ठीक है, ये आपके नल्ला मुल्ला, ठीक है, ये है आपके पालकोंडा और ये है आपके महेंद्रगिरी। यहाँ पर जो हमने नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में पढ़ा था उसमें एक चीज रह गई थी, वो मैं को नहीं बताना चाहता था आपको, इसलिए उसको छोड़ा था कि नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने का काम भी करती हैं। जब आप ये स्थिति देखेंगे तो शेवराय की पहाड़ियां और जवादी की पहाड़ियां कहाँ है? तमिलनाडु में। नल्ला मल्ला पालकोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और महेंद्रगिरी कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, अब ये जो पहाड़ियां हैं
ये आप देखेंगे ये वाली जो पहाड़ियां हमने बनाई थी, मैंने आपको बताया था ये सतत रूप से थी। इनको दर्रों के द्वारा 4 हिस्से में या 4 रस्ते बनाए गए थे दर्रों के द्वारा। कहां कहां पर बनाए गए थे? एक आपके महाराष्ट्र में, एक आपके नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी, मतलब तमिलनाडु और केरल के बीच में, और एक थी आपके सिलकोर जो कहां पे था? केरल में। इसके अलावा ये सारी पहाड़ियां एक सतत रूप में थी, इनमें कहीं भी आने जाने का रास्ता नहीं था। यहाँ पर जो आने जाने का रास्ता है वो केवल क्या है? ये 4 दर्रों के द्वारा ही हम इधर उधर जा सकते थे। लेकिन जब आप पूरब की पहाड़ियों की तरफ से देखेंगे तो ये मैंने आपको समझाने की दृष्टि से अलग अलग नहीं बनाई, ये वास्तव में ही अलग अलग है। ये एक पहाड़ी है शेवराय जवाली पहाड़ी के बीच में अंतर है, फिर नल्ला मल्ला और पालकोंडा के बीच में अंतर है, फिर ये महेंद्रगिरी के अंतर्गत अंतर है। ये अंतर क्यों है कि जो पश्चिमी घाट से जो नदियां निकलती है और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उन नदियों ने इन पहाड़ियों को काट दिया है। ठीक है, हो सकता है ये भी किसी जमाने में सतत रही हो, लेकिन नदियों के प्रवाह के कारण इनमें थोड़ी गांठ हो गई है। यह जो इलाका है पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचा है। ये आप सालों से मैं लिखता हूं। उठा लिया? ठीक है, एक बार अच्छे से समझ लो फिर हम इधर वापस आएंगे। ये है शेवराय जवाली की पहाड़ियां जो कहाँ है? आपके तमिलनाडु में है। ये है नल्ला मल्ला पालकोंडा की पहाड़ी, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये है महेंद्रगिरी की पहाड़ी, ये कहाँ है? आपके उड़ीसा में। ये कहाँ है? आंध्रा में है। और ये क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, जो कटी फटी है क्योंकि जो पश्चिमी घाट से जो नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, उनकी जल धाराओं ने क्या किया? इन नदियों इसको पहाड़ी को काट दिया है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया इन पहाड़ियों की ऊंचाई क्या है? कम है। यहाँ जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? महेंद्रगिरी। कितनी है? 1500 मीटर। जबकि हमने पश्चिमी घाट में जो चोटी पड़ी थी वो पड़ी थी अन्नामलई। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? अन्नामलई। कितनी थी? 2695 मीटर। ठीक है, ये चोटी पश्चिमी घाट की नहीं बल्कि संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब आप देखेंगे पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी कितनी है? 1500 मीटर। तो इसका मतलब क्या है? पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। इसकी औसत ऊंचाई 1500 से 1600 मीटर है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर लिख सकते हो इसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नामुलई है। कितनी है? 2695 मीटर, जो
प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी भाग पश्चिमी घाट कहलाता है। प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी भाग पश्चिमी घाट कहलाता है। ठीक है, ये हटा देता हूँ, बाकी चीजें मैं लिख देता हूँ, ये आपके समझ में आई क्या होगा। इसकी पहाड़ियां सतत रूप से उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है। इन्हें केवल दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है। अगला है, ऐसे दर्रों की संख्या कितनी है? 4, जिसमें से 3 प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, इसे उतार दो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, हमने पढ़ा अब तक जो आपका जो सार है आज की पढ़ाई का, जो हमने ये वाला पढ़ा है, इसमें एक चीज और डाल सकते हैं आप, यह एक जैव विविधता वाला प्रदेश है। यहाँ पे एक और डालो, यह एक जैव विविधता वाला प्रदेश है। यहाँ की जो विशेषता है, पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट की ऊंचाई अधिक है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1500 से 1600 मीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो कितनी है? 2695 मीटर, जो प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी भाग पश्चिमी घाट कहलाता है। इसकी पहाड़ियां सतत रूप से, आपने देखा होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत हैं और इन पहाड़ियों को केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। और ऐसे दर्रों की संख्या मैंने कितनी बताई? 4 हैं, जिसमें से 3 प्रमुख है, पालघाट आदि। अब हम पढ़ेंगे, और फिर मैंने बताया आपको, यह जो प्रदेश है अत्यधिक वर्षा के कारण, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होने के कारण क्या है? जैव विविधता वाला प्रदेश है। अब हम लिखेंगे पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। और कल इस टॉपिक का जो दूसरा भाग है प्रायद्वीपीय भारत के, 2 हिस्सों में बांटा था, एक मध्य उच्च की पहाड़ियां और दूसरा पठार। कल हम सारे पठारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पश्चिमी पूर्वी घाट के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं।
पूर्वी घाट की पहाड़ियां। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग को पूर्वी घाट बोलते हैं। दूसरा, यहाँ स्थित पहाड़ियां सतत नहीं है, इन्हें नदियों द्वारा काट दिया गया है। तीसरा, पश्चिमी घाट की अपेक्षा इनकी पहाड़ियों की ऊंचाई कम है। पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट की पहाड़ियां कम ऊंची है। इनकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। चौथा आप लिख लो, पश्चिमी घाट की अपेक्षा यहाँ जैव विविधता कम है। तो यहाँ ये हमारा टॉपिक समाप्त होगा। एक बार आप उतार लो, मैं समझा दूंगा, उसके बाद में हम कल पढ़ेंगे पठार के बारे में। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं पूर्वी घाट की पहाड़ियों के बारे में। तो प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग को पूर्वी घाट कहते हैं और इस घाट पर जो पहाड़ियां स्थित है उन्हें पूर्वी घाट की पहाड़ियां बोलते हैं। यहाँ स्थित पहाड़ियां सतत नहीं है, जैसा कि आपने देखा था, इस प्रकार है जो ने सतत इन्हें नदियों के जलधाराओं ने काट दिया है। पश्चिमी घाट की अपेक्षा जो आप देखेंगे पूर्वी घाट की पहाड़ियों की ऊंचाई भी क्या है, कम है, और इनकी जो औसत ऊंचाई है वो है 600 और वहां पे भी 1500 से 1600 मीटर और यहाँ है 600 मीटर। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी है, जो कितनी है 1500 मीटर है। और पश्चिमी घाट की अपेक्षा यहाँ जैव विविधता भी कम है। तो आप समझ ही गए कि पूर्वी घाट का अंतर बता दिया, पश्चिमी घाट का अंतर बता दिया, पश्चिमी घाट में कौन कौन से दर्रे हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, ये सारी चीजें आज के लेसन में हमने पढ़ी हैं। अगर आपको इसमें से कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप उससे पूछ सकते हैं। आप लोग कल के लेसन की तैयारी करके आना, जिससे क्या होगा कि आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। कल हम जो प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ेंगे उसका जो दूसरा भाग है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो क्या है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार।
जिनको हमने कई भागों में बांटा हुआ है। मेघालय का पठार, मालवा का पठार, ठीक है ना, और छोटा नागपुर का पठार और दक्षिण का लावा पठार। इन 4 पठारों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा उड़ीसा में और है एक पठार, उसके बारे में पढ़ेंगे जो सबसे कटा फटा है, लेकिन वो हमारी किताब में नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर उसके बारे में सबसे छोटी सी जानकारी ले लेंगे, क्योंकि वो जो पठार है वो नक्सली पठार के रूप से जाना जाता है और भारत का एकमात्र पठार है जो क्या है, कटा फटा हुआ है। तो उस पठार के बारे में पढ़ेंगे। पठारों की क्या विशेषताएं होती है। उच्च भूमि का वह स्थान जो ज्यादा फैला हुआ रहता है वह पठार कहलाता है, और जो सीधा ऊंचाई पर रहता है वो पहाड़ी कहलाती है। तो कल हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आपको जब भी अच्छी तरह समझ में आएगा बच्चों, जब आप खुद भी तैयारी करेंगे हमारे साथ साथ, तब आपको ये सारी चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी और बहुत ही सरल लगेंगी। इसके लिए करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपकी किताब लेनी है, उसमें से पढ़ना है। बाकी सारी चीजें हम यहाँ पे आपको कराई रहे हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।